Now, let's continue. My next article after teaching about torque is the concept of bodies in static equilibrium. A very interesting concept, a very important concept as far as weightage is concerned. जनरली इस कंसेप्ट पर जेईई में प्रॉब्लम्स आते ही हैं. थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, मगर इस छोटी सी थ्योरी पर अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स फ्रेम हो सकते हैं. मैंने फोर्थ शीट तो दे ही रखी है. फोर्थ शीट करने की स्थिति पूरी आ चुकी है. आज जो मैंने थ्योरी कराई इस आधार पर फोर्थ शीट पूरी हो जानी चाहिए. और आज मैं फिफ्थ शीट भी दे रहा हूं जो बॉडीज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर होगी. और इनफैक्ट इस पर सिर्फ फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ और सेवेंथ शीट भी मिलेगी. देखिए, दिस इज XY plane and we have got a body kept on XY plane. और इस बॉडी पर XY plane में एक फोर्स सिस्टम भी लग रहा है. XY प्लेन में ही इस बॉडी पर कोई फोर्स सिस्टम भी लग रहा है. द बॉडी इज फ्री टू मूव ऑन XY प्लेन, बट इट्स स्टैटिक, इट्स स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग. जैसे कि इस समय बोर्ड जो दीवार पर लटक रहा है, यह बोर्ड जो दीवार पर हैंग्ड है, यह दीवार के ही प्लेन पर मूव कर सकता है. एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जब यह बोर्ड दीवार के साथ में अपना जो होल्ड है, अपनी जो पकड़ है, उसको लूज कर दे और उस होल्ड, उस पकड़ के लूज हो जाने से एकदम से गिर जाए. और जब यह बोर्ड एकदम से गिरेगा तो उस इंस्टेंट पर यह दीवार के प्लेन पर मूव करेगा. यह दीवार के प्लेन पर मूव कर सकता है मगर मूव नहीं कर रहा है. और इस बोर्ड पर, इसी दीवार के प्लेन में एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है कई जगह पर, जिसकी वजह से यह स्टेशनरी. इस बोर्ड पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी रहा है. ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होती है, मगर उस फोर्स को हम पूरी तरह से सेंटर ऑफ मास पर लगता हुआ देखते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स बोर्ड के इस भाग पर भी लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोर्ड के इस भाग पर भी लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हर भाग पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. मतलब मगर बोर्ड का कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस जगह पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल लगता हुआ देखेंगे. और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए बोर्ड को पीछे कई जगह से ऊपर और नीचे क्लैंप करा हुआ. इधर भी कुछ क्लैंप दिख रहे हैं और इधर भी यह क्लैंप दिख रहा है, यह क्लैंप दिख रहा है, और इधर नीचे भी इसी तरह से कुछ क्लैंप्स हमको दिखेंगे इस जगह पर और इस जगह पर. इस तरह से पीछे से इसको क्लैंप करा हुआ है और इन सभी क्लैंप ने बोर्ड को होल्ड कर रखा है. इन सभी क्लैंप ने अलग अलग डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रखा है, जिसकी वजह से यह बॉडी स्टेशनरी है. इस तरह की स्टैटिक बॉडी जो कि इक्विलिब्रियम में है, इस सिचुएशन के लिए हम दो इक्वेशन ऑलरेडी जानते हैं, हम अभी तक अप्लाई भी करते चले आए हैं. द फर्स्ट इक्वेशन इज समेशन ऑफ fx is 0, summation of fy is 0. Summation of fx 0 इसका मतलब क्या है? If we take component of all the forces along x axis, यदि हम सभी फोर्स के x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ले लें और उन सभी कंपोनेंट को यदि हम ऐड कर दें,
द समेशन ऑफ ऑल दोस कंपोनेंट वुड बी 0। होना भी चाहिए, क्योंकि यदि समेशन ऑफ एफ एक्स 0 नहीं होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स यदि फाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि पूरी की पूरी बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेट करने लगेगी। समेशन ऑफ एफ वाई भी 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ वाई 0 का क्या मतलब है? इफ वी टेक कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस, सभी फोर्स के कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम ले लें और उन सभी को ऐड करें, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0 कंपल्सरीली, मैंडेटरी होना भी चाहिए। क्योंकि यदि समेशन एफ वाई 0 नहीं हुआ, यदि यह नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू हुई, इन दैट केस वह वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेट करने लगेगा। न तो वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेट कर रहा है, न ही वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेट कर रहा है, वह एक्स वाई प्लेन में स्टेशनरी है, इसलिए समेशन एफ एक्स 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई 0 होना चाहिए। अब जब हमने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ लिया है, तो इस स्टेज पर हम एक तीसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं जो बॉडी एक्स वाई प्लेन पर फ्रीली मूव कर सकती है, वो किसी भी इंस्टेंट पर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हुई भी देखी जा सकती है। यदि बॉडी एक्स वाई प्लेन पर फ्रीली मूव कर सकती है, तो वो किसी भी इंस्टेंट पर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हुई देखी जा सकती है। और यदि किसी भी इंस्टेंट पर उसको जेड एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करता हुआ देख सकते हैं, in that case summation of tau z would be 0 because it's not rotating about z axis। यदि यह बॉडी स्टैटिक है, तो इसका मतलब है कि वह बॉडी z एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है। और यदि वह z एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पर z एक्सिस के अबाउट यदि हम नेट टॉर्क निकालें, देन समेशन ऑफ टाउ z वुड कम आउट टू बी 0। दिस थ्री कंस्ट्रेंट इक्वेशन would always hold for any body in static equilibrium which is free to move on xy plane। अब जैसा मैंने कहा, थ्योरी तो बस इतनी खत्म हो गई, मगर इस थ्योरी पर बेस्ड अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम क्लास में इसी समय से देखना चालू करते हैं और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम इसी समय देता हूं, वेरी बेसिक प्रॉब्लम, साधारण सा प्रॉब्लम है, इससे हम सिचुएशन को समझेंगे। 10 kg 1 मीटर यूनिफॉर्म रॉड, 1 मीटर की और 10 किलो की, यह एक यूनिफॉर्म रॉड है। लेंथ 1 मीटर है, वजन इसका 10 kg है। इट्स पिवोटेड एट दिस एंड, एट दिस पॉइंट, इसको इस पॉइंट पर पिवोट करा हुआ है। दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड। इस पॉइंट पर kg वेट लटकाया हुआ है। मेरा सवाल है, इस पॉइंट पर कितना kg वेट लटकाया जाए so that rod remain horizontal? It remain static in its horizontal position। इसकी इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर यह रॉड बिल्कुल स्टैटिक है।
मूव नहीं कर रही है। इस सिचुएशन में नाउ यू नीड टू टेल मी what must be this W and what must be reaction force at pivot. Reaction force at pivot. इसे जिस पॉइंट से पिवोट करा गया है उस पॉइंट पर रिएक्शन फोर्स क्या होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन। बड़े ध्यान से सिचुएशन को देखिए पहले तो, और रेलेवेंसी समझिए जो अभी अभी मैंने थ्योरी बताई है इसके साथ। दिस इज 10 kg 1 मीटर यूनिफॉर्म रॉड, 1 मीटर की 10 किलो की एक यूनिफॉर्म रॉड है, एंड इट रिमेन स्टैटिक इन इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यह रॉड इस तरीके से रखी हुई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बिल्कुल स्टैटिक रहती है। इट्स पिवोटेड एट दिस पॉइंट which is 40 centimeter from this end, 60 centimeter from this end. This is in centimeter. इसके एक सिरे पर 40 kg वेट लटकाया गया है और दूसरे सिरे पर W kg वेट लटकाया गया है। इस सिचुएशन में क्या इसी समय हम सोचकर बता सकते हैं कि W क्या होना चाहिए और पॉइंट ऑफ पिवोट पर रिएक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? 2 मिनट के लिए आप सोचिए, फिर मैं समझाना चालू करता हूं। Now, let's start analyzing the problem. प्रॉब्लम को एनालाइज करने का तरीका बड़े ध्यान से समझना। इनफैक्ट इट्स अ वर्बल प्रॉब्लम। इस तरह के प्रॉब्लम जब आते हैं तो कई बार पेन भी उठाना नहीं पड़ता, ऐसे ही कर देते हैं। सबसे पहले इस 1 मीटर रॉड को हम मासलेस रॉड बना देते हैं और इसे मासलेस बनाकर इसके पूरे मास को पॉइंट मास में कन्वर्ट करके उसके सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं। सबसे पहला काम, 1 मीटर लंबी रॉड को हमने मासलेस रॉड बना दिया। यह 1 मीटर लंबी रॉड, यह मासलेस, और इसके पूरे मास को इसके सेंटर ऑफ मास जो कि ठीक बीच में होगा। 1 मीटर लंबी रॉड है, दोनों एंड से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा और इस सेंटर ऑफ मास पर हम 10 kg वेट का एक पॉइंट मास रख देते हैं। पूरे रॉड को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया, उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, 10 kg का एक मास मिल जाता है। 40 kg का एक मास इधर लटक रहा है, इसकी वजह से 40 kg वेट इस एंड पर लगा दिया। W kg वेट जो हमने लटकाना है, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वो इस एंड पर है। इस एंड पर W kg वेट लगा दिया गया। यह जो पॉइंट ऑफ पिवोट है, इस पॉइंट ऑफ पिवोट से पूरे रॉड पर ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा, जिसकी वजह से सारे डाउनवर्ड फोर्स को भी बैलेंस होना है। इस जगह पर जो पॉइंट ऑफ पिवोट है, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि पिवोट के द्वारा मिल रहा है रॉड। हमारा सिस्टम एक रॉड है, हमने फ्री बॉडी डायग्राम रॉड के लिए बनाई। यह फ्री बॉडी डायग्राम रॉड के लिए बन गया। अब हम कहते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं, समेशन ऑफ fx 0 होना चाहिए, मगर समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का इधर कोई खास काम नहीं होएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम x एक्सेस बोल सकते हैं, इसके अलावा वैसे भी कोई फोर्स नहीं है। यह भी वर्टिकल, यह भी वर्टिकल, यह भी वर्टिकल, यह भी वर्टिकल, किसी भी फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। तो समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 तो पहले ही दिख रहा है। समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखकर हम यहां कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू W प्लस 10 प्लस 40। बट
ट्रुथफुली स्पीकिंग समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 लिखने से भी न तो हमें W की वैल्यू मिल रही है और ना ही हमें रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ऑफ पिवोट मिल रहा है। मतलब समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर देने से भी पूरा काम नहीं हुआ। इस तरह के प्रॉब्लम में अब हमें वह तीसरी इक्वेशन चाहिए ही जो अभी अभी हमने रोटेशनल डायनामिक्स में सीखी है। हम कहते हैं यह रॉड जो इस तरीके से लटकी हुई है, किसी भी इंस्टेंट पर यह रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकती है। पॉइंट ऑफ पिवोट से पास होते हुए बोर्ड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस इमेजिन कीजिए। पॉइंट ऑफ पिवोट से पास होते हुए बोर्ड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस इमेजिन कीजिए। इस एक्सिस के अबाउट यह रॉड रोटेट भी कर सकती है, मगर रोटेट नहीं कर रही है। दैट इज दैट एक्सिस। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है मगर रोटेट नहीं कर रही है। इस जगह जो सबसे काम की इक्वेशन है दैट इज समेशन ऑफ टाउ जेड इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 करा जाए। अब हम करते हैं, नेट टॉर्क 0 करते हैं और नेट टॉर्क 0 करने के लिए इन डिस्टेंसेस को इधर ही हम इंडिकेट भी कर देते हैं। अब सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू W kg वेट। टॉर्क ड्यू टू W kg वेट निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल, इस एक्सिस से फोर्स की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को चलाएं R क्रॉस F और सीधे हाथ की उंगलियों को फोर्स की तरफ रोटेट करें। हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू W kg वेट इज आउटवर्ड द बोर्ड, या फिर हम कहेंगे इट्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। W kg वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बिकॉज this W kg weight will have tendency to rotate this rod in anti-clockwise direction. इस एक्सिस के अबाउट W kg weight की वजह से बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखती है। Hence, टॉर्क ड्यू टू W kg weight is एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कह देते हैं, आउटवर्ड द बोर्ड को हम पॉजिटिव कह देते हैं। W into 40, distance is 40, perpendicular distance is 40, and line of action और फोर्स यह है और उसका W kg वेट। अब नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क, सिंस नॉर्मल रिएक्शन दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन एक्सेस इटसेल्फ, नॉर्मल रिएक्शन एक्सेस पर ही एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि इस फोर्स का रेडियस वेक्टर 0 है, मॉड ऑफ रेडियस वेक्टर 0 है। तो भले ही ये कितनी भी फोर्स हो मगर मॉड ऑफ रेडियस वेक्टर 0 हो जाने से नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क 0 हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, आउटवर्ड द बोर्ड इनटू द बोर्ड देखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब हम देखते हैं टॉर्क ड्यू टू 10 kg वेट। टॉर्क ड्यू टू 10 kg वेट के लिए वंस अगेन राइट हैंड थंब रूल, सीधे हाथ की उंगलियों को रेडियस वेक्टर से फोर्स वेक्टर की तरफ घुमाइए, रेडियस वेक्टर से फोर्स वेक्टर की तरफ। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना चालू कीजिए और जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है वहां का रेडियस वेक्टर एंड थंब पॉइंट इनटू द बोर्ड। ड्यू टू 10 kg वेट टॉर्क इज इनटू द बोर्ड और विल से इट्स क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क मींस दिस फोर्स हैव टेंडेंसी to rotate this system, to rotate this rod in anti-clockwise, in clockwise direction. यह फोर्स इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखती है। क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहा, आउटवर्ड द बोर्ड को पॉजिटिव कहा है, इसलिए क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कहेंगे, इनटू द बोर्ड को हम नेगेटिव कहेंगे। इट्स 10 into 10। ध्यान रहे मैं सारे वेट को W N और 10 इनको kg वेट में लिख रहा हूं और डिस्टेंस सारे सेंटीमीटर्स में ले रहा हूं, यूनिट सेम रख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन टॉर्क ड्यू टू 40 kg वेट, वंस अगेन डायरेक्शन सबसे पहले देख लेना चाहिए,
R cross F into the board. This 40 kg weight have got torque into the board about this axis. Once again, it's clockwise torque. It have got tendency to rotate the body in clockwise direction. Clockwise direction is minus 40 kg weight at a distance of 60. This is summation tau z. And the concept says, if this body is at rest, summation of tau z must be 0. If this body is at rest, summation of tau z must be 0. This is 2400 plus 100, 2500. W kg weight is 2500 divided by 40, this much kg weight. Or it's 125 by 2 or 62.5 kilogram. This must be the weight that should be hanged at this point. यह वेट निकालने के बाद अब हम नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ पिवट भी लिख सकते हैं. W निकाल दिया, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ऑफ पिवट, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 से. नॉर्मल रिएक्शन इज W प्लस 10 प्लस 40 62 102 112 112.5 kg. This is reaction force at the point of pivot. ध्यान रहे, मैंने सारे फोर्स या सारे रिएक्शन फोर्स को केजी वेट में लिखा. मैंने जी से कहीं मल्टीप्लाई नहीं करा, आवश्यकता भी नहीं है इस तरह के सवाल में, क्योंकि सारा डेटा केजी वेट में दे रखा है, इसलिए आंसर भी केजी वेट में लिखा जा सकता है. वी यूज्ड टू से 1 kg weight is always equal to G newtons. ये जितने भी केजी वेट में लिखे जाए, यदि इनको फोर्स में कन्वर्ट करना है, न्यूटन्स में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जो भी कुछ जी की वैल्यू हर जगह सेम हो जाएगा. पूरे प्रॉब्लम को ध्यान से समझिए. इसी तरह का एक सवाल अभी और देता हूं. इसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं एक प्रॉब्लम और देता हूं. सिचुएशन को ध्यान से समझना. वी हैव गॉट 70 kg L सेक्शन. यह 70 kg L शेप्ड सेक्शन है. इसमें यह लेंथ है 4 मीटर और यह लेंथ है 3 मीटर. 70 kg L शेप्ड सेक्शन है. यह लेंथ 4 मीटर और यह लेंथ 3 मीटर. एल शेप दिख रहा है. इस जगह पर इसे हैंग करा गया है. यह एक इस तरीके से इसको इस पोजीशन पर सपोर्ट दिया गया है. इधर भी यह सपोर्टेड है. इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना और समझना होगा.
इस जगह पर फिफ्टी केजी वेट लटका दिया गया है और इस जगह पर 20 केजी वेट लटका दिया गया और यह सिस्टम बिल्कुल स्टैटिक है, बिल्कुल स्थिर है। इसे मैं पॉइंट ए कह रहा हूं और इस जगह पर मैं पॉइंट बी कह रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, एल शेप्ड सेक्शन में इधर होल करा, एक एक्सल डाला, एक्सल से ये ऊपर से इस तरह से होल्डेड है रिजिड सपोर्ट से। जरा सोचिए, यह घूम के इस तरह से अपनी पोजीशन से चेंज हो सकता है। इसे सपोर्ट देने के लिए इधर भी पॉइंट बी पर भी एक सपोर्ट दिया गया है। पॉइंट ए पर यह सपोर्टेड है, पॉइंट बी पर यह सपोर्टेड है, दो पॉइंट पर सपोर्टेड है। पूरा यह एल शेप्ड सेक्शन जो कि 70 केजी का है। इस एल शेप्ड सेक्शन के एक एंड पर 50 किलो का वजन लटक रहा है और एक एंड पर 20 केजी का वजन लटक रहा है। जो मेरा सवाल है, टेल मी magnitude and direction of reaction forces at A and B. Tell me magnitude and direction of reaction forces at A and B. इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरा सोच समझकर बताइए। इस सिचुएशन को थॉरोली एनालाइज कीजिए। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और जवाब दीजिए। मैं 3 से 4 मिनट का समय आपको देता हूं, फिर मैं समझाना चालू कर दूंगा। बड़े ध्यान से सोचिएगा। समेशन एफ एक्स 0 करना है, समेशन एफ वाई 0 करना है। और खास बात, ये पूरी बॉडी किसी भी समय पर रोटेट भी कर सकती है एक्सेस के अबाउट। किस एक्सेस के अबाउट कैसे रोटेट कर सकती है ये भी सोचिए। और वह भी रोटेट नहीं कर रही है, स्थिर है, स्टैटिक है। इस तरह की स्टैटिक बॉडी के लिए समेशन टाउ जेड कैसे 0 करेंगे, किस तरह सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, टू लर्न। कोशिश कीजिए।